गुड मॉर्निंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं एम झा सर आज आप लोग फ्रेशर्स बैच के लिए जो कि क्लास 12th का होगा उसका पहला चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है उसको लेकर के आया हुआ हूं। सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्यूशन होता क्या है। बच्चों जैसे कि आप सभी अवगत हैं क्लास 11th में जो आप पढ़े होंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां भी एक टॉपिक छोटा सा आया होगा सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद इसमें वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चर्चा करते हुए आगे को निकलेंगे। बच्चों जैसा कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स whose composition varied within a certain limits। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें देखिए जिसको हमने अंडरलाइन किया उस वर्ड को देखेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि सॉल्यूशन दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव, मतलब कि ऐसे पदार्थ, दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, उसको मिलाने से जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें जो मेरा कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन होगा उसको हम लोग एक सर्टेन टाइम तक क्या करेंगे, सर्टेन लिमिट तक उसको वैरिड कर सकते हैं। इसको बच्चों देखिए जो कि मैंने आपको इसको आगे वाले पेज में जाकर के समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि कंपोनेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो रहता है बच्चों वो मिलाने से पहले जैसा होगा मिलाने के बाद भी वैसा ही होगा। क्लियर है? तो देखिए चलेंगे यहां पर हम लोग आगे की ओर यार एक एक वर्ड को समझेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड मेरा जो है जिसको मैंने ए से सिंबलाइज किया यहां पर, यह है होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। अब देखिए हमने कहा सॉल्यूशन, तो चलिए एक छोटा सा सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं ऑरेंज जूस का। ये ऑरेंज का जूस है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसको कैसे बनाया जा रहा है इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, एक ग्लास के अंदर ये जो ग्लास है ना इसमें ऑरेंज जूस हम लोग बना रहे हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे ये हम लोग ऑरेंज जूस बनाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ऑरेंज को मिक्सर मशीन के अंदर हम लोग डालते हैं और उससे जो है ध्यान देने वाली बात है इसमें से हम लोग जूस निकाल लेते हैं। जूस मतलब उसका रस निकालते हैं। ये सब रस हो गया, ऑरेंज का रस है। ऑरेंज जो आपको क्या होता है, मीठा और खट्टापन भी होता है, या कुछ पका हुआ ऑरेंज होगा तो कंप्लीटली मीठा भी लगेगा, ऐसा भी होगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग नमक डालते हैं। नमक मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो सॉल्ट NaCl होता है वो डाल रहे हैं। ये नमक डाल रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा ध्यान देना है। तो जब इसको डालते हैं तो इसी में देखिए यहां पर मैंने लिखा है सॉल्ट, ये जो नमक का पार्टिकल है ये हो गया। और ये ऑरेंज जूस जो है ये आपको ये येलो येलो कलर का है जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है। बातें समझ में आ रही ना? अब क्या कर रहे हैं, जब हम इस दोनों को मिलाते हैं ऑरेंज के जूस को और नमक को, तो इससे हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। ऑरेंज नमक का एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि नमक कैसा स्वाद में होता है, सॉल्टी होता है। सॉल्टी होता है कि नहीं होता है? नमक स्वाद में कैसा होता है, सॉल्टी होता है। और नींबू का जूस जो कि थोड़ा सा हल्का खट्टा होता है, इसमें कहीं कहीं देखिएगा मीठापन भी रहेगा। अगर आपका जो यहां पर ऑरेंज का जूस है, यानी यहां हमने नींबू की जूस की बात की है, ऑरेंज जूस और नींबू जूस की भी बात कर रहे हैं, तो अगर ऑरेंज का जूस होगा तो उसमें क्या होगा, यहां हम ऑरेंज की बात करते हैं, तो अगर यहां पर हम ऑरेंज का जूस लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नारंगी का जूस कहते हैं, ऑरेंज जूस की बात कर रहे हैं, यहां पर नारंगी का जूस है, तो ये नारंगी का अगर जूस होगा, ठीक है बच्चों, तो ये नारंगी का जूस जो होगा आपको ये थोड़ा सा हल्का सा कैसा लगेगा, ये आपको हल्का इसमें मीठापन भी रहेगा और थोड़ा बहुत खट्टापन भी रहेगा। मतलब इसको कह सकते हैं खट्टा मीठा, इस तरह का रहेगा। क्लियर है? अगर आपको इसमें नमक नहीं डालते हैं वैसे ही दे देते हैं तो स्वाद कैसा लगेगा, खट्टा और मीठा। चलिए ये आपका नारंगी का जूस है, सिर्फ इसमें नारंगी का रस मिला हुआ है, ये आपको खट्टा और मीठा स्वाद में दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट लग रहा है आपका। और ये जो है
सॉल्ट, एक छोटा सा पॉट में आपका ये सॉल्ट रखा हुआ है, नमक है ये सॉल्ट, ये सॉल्ट। अभी देखिए, अभी हम मिलाए नहीं है इसको, ये सॉल्ट है, ये नमकीन है। कैसा है ये? नमकीन है। क्लियर है? और ये जो ऑरेंज का, नारंगी का जो जूस है आपको खट्टा या मीठा है। बातें समझ में आ रही बच्चों? अब क्या करते हैं, मिलाने से पहले सॉल्ट को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जिह्वा पर लेते हैं। इसको नहीं मिला है अभी, इसमें बाहर एकदम दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। ये कैसा लग रहा है आपको? नमकीन लग रहा है। और ऑरेंज का जो, नारंगी का जो जूस है वो आपको कैसा लग रहा है? ये ऑरेंज जूस जो है, ये ऑरेंज का जो जूस है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज का जूस है। ये ऑरेंज जूस जो है आपको कैसा लग रहा है? ये आपको स्वीट भी लग रहा है और थोड़ा सा सावर इन टेस्ट भी लग रहा है। क्लियर है ना? मिलाने से पहले। लेकिन जब हम इस दोनों को मिलाते हैं, इसको और इसको दोनों को मिक्स कर देते हैं, मान लीजिए दोनों को मिला रहे हैं, तो दोनों को मिलाने से यहां देखिए हमने क्या किया है, ऑरेंज एंड सॉल्ट का एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो जब आपको ये देंगे पीने के लिए, तो बच्चों इसमें देखेंगे आपको खट्टा का भी टेस्ट, स्वाद आएगा, मीठा का भी स्वाद आएगा और नमक का भी स्वाद आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा नारंगी का जूस था, मिलाने से पहले अगर खट्टा और मीठा था, तो मिलाने के बाद भी उसका खट्टा और मीठा स्वाद आ रहा है। और नमक मिलाने से पहले नमकीन था, मिलाने के बाद भी उसका स्वाद, हमारे सॉल्यूशन जो है, ये ऑरेंज और सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है, इस ऑरेंज सॉल्ट के सॉल्यूशन में उसका भी स्वाद हमको आ रहा है। बच्चे समझ रहे बातों को? ये इंडिकेट किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं ना, एक केमिकल रिएक्शन अकर इफ देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट, चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी। क्लियर है? तो अगर टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है बच्चों, इसका मतलब है कि ये जो ऑरेंज का जूस था और नमक था, ये आपस में रिएक्शन नहीं किया। मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो पहले था, वही केमिकल प्रॉपर्टीज मिलाने के बाद भी शो कर रहा है। तो यही हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर हो गया बच्चों? ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। मिलाने से पहले जैसा नमक का केमिकल प्रॉपर्टीज था, ऑरेंज जूस का केमिकल प्रॉपर्टीज था, वही केमिकल प्रॉपर्टीज मिलाने के बाद भी है। दूसरी बात मैंने लिखा था प्रीवियस में, देखिए प्रीवियस पेज में मैंने कहा था दूसरा शब्द कि नॉन रिएक्टिव होगा। कंपोनेंट्स कैसा होगा? नॉन रिएक्टिव होगा। एकदम देखिए, इसको अंडरलाइन किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नॉन रिएक्टिव भी समझ में आ गया आपको? क्योंकि अगर रिएक्शन हुआ होता नमक और ऑरेंज जूस के बीच में, तो स्वाद ही चेंज हो जाता, कोई दूसरा स्वाद आ जाता। लेकिन स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि नमक और ऑरेंज का जूस आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, नॉन रिएक्टिव है। तीसरी बात है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हुज कंपोजिशन। यहां से देखेंगे इस शब्द को, हुज कंपोजिशन वेरीड विद इन ए सर्टेन लिमिट। कंपोजिशन का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मास या वॉल्यूम। मतलब समझना है बच्चों, अगर मान लीजिए हम आपको ऑरेंज का जूस दे और उस ऑरेंज के जूस में ½ kg नमक डाल दे, क्या आप पी पाएंगे? ऐसे करेंगे, बहुत खराब है, गंदा है, सर क्या दे दिया हमको, ये क्या दे रहे हैं आप, पैसा भी ले रहे हैं, फालतू का चीज दे रहे हैं, कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? आप 100% बोलेंगे। क्लियर है ना ये चीज? तो दैट मीन्स कि वहां जो अमाउंट होना चाहिए आपके नमक का, वो एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उतना एप्रोप्रिएट, ताकि हमारे जिह्वा में एक नमक का साधारण जो स्वाद होना चाहिए वो स्वाद आ जाए। समझ में आ रही बात है? तो सर्टेन लिमिट का मतलब हुआ कि जो अमाउंट होगा उसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें बच्चों। इसी के बारे में हमने कहा रहा था, और ये नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो है, ये जो हमने बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, क्योंकि वर्ड आया था कंपोनेंट्स, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं। यहां देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, स्क्रीन में सारे बच्चे नोट्स भी कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है? तो यहां कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की जहां तक बात कर रहे हैं, तो दो सॉल्यूशन का दो ही कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा जो हो जाता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। अब बातें आती है कि सर सॉल्यूट किसको कहा जाए? जैसे अभी हमने क्या किया, नमक को
ऑरेंज के जूस में मिलाया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? नमक को क्या किया? ऑरेंज के जूस में मिलाया। तो नमक जो है वो मिलाया किसको? नमक को किसमें मिलाया? ऑरेंज के जूस में। तो नमक जो हो गया मेरा सॉल्यूट हो जाएगा, और किसमें मिलाया है? ऑरेंज जूस में, तो वो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अगर एक छोटी सी भाषा में देखा जाए तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है, वह पदार्थ है जो डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन, यहां जो DIS लिखे ना इसको फुल फॉर्म में डिसॉल्व बोलते हैं बच्चों, डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में अगर हम लोग इसको डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको कहते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड, मतलब वो सब्सटेंस जिसमें हम लोग सॉलिड्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, आप सभी बच्चे दूध तो जरूर पीते होंगे। अगर मां आपकी या हमारी ही मां हमको सिर्फ 1 गिलास दूध दे दे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसमें कुछ तो स्वाद चाहिए ना। तो क्या करती है मां? 2 चम्मच या 1 चम्मच उसमें चीनी डाल देती है। तो चीनी को किसमें डाल रहे हैं? अच्छा बताइए, चीनी ज्यादा लिए यहां पर कि दूध ज्यादा लिए? चीनी, दूध ज्यादा लिए ना, 1 गिलास दूध है और चीनी उसमें 1 चम्मच है, तो चीनी कम है, दूध ज्यादा है। तो चीनी को दूध में डाला जा रहा है, तो चीनी किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। और दूध किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का। एक सामान्य भाषा में बता रहे हैं। एक्चुअल में दूध जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन अपने आप में होता है, लेकिन हम एक सोच समझाने वाली बात आपसे कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि हम 1 गिलास पानी लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इसमें हम ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, क्लियर है ना? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी वाटर हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को लिया है, H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ये H2O मॉलिक्यूल्स किस पदार्थ का है? वाटर का है। ये वाटर का है, ध्यान देने वाली बात है, वाटर का है। क्लियर है ना बच्चों? अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। देखिए हम नमक डालेंगे इसमें, तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम नमक डालने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने हैं इस बात को। नमक डालने जा रहे हैं, नमक को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, ये नमक का पार्टिकल है, ये देखिए दिखाई देगा आपको। ओए कितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, अरे बाबा क्या बात है। देखिए ये सब नमक का पार्टिकल, किसका पार्टिकल? ये सब नमक है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है जिसका जनरल फॉर्मूला आप लिखते हैं NaCl, ये है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लास में, है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है हम लोगों का, शीशा वाला ग्लास है ना, जो घर में हम लोग पीते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। देखिए उसमें क्या करते हैं, एक शीशे की ग्लास लेते हैं और थोड़ा उसमें नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। चलिए, शीशे की ग्लास लेते हैं और उसमें नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं इसके अंदर। ये नींबू का थोड़ा सा इसमें जूस हम लोग भर रहे हैं, थोड़ा समझना है। ये देखिए नींबू है, नींबू का जूस है। देखिए कलर अलग अलग कर दिए बच्चा, समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें नींबू है मतलब लेमन है, इसमें लेमन जूस है, ये लेमन का जूस है। ठीक है ना, ये लेमन जूस है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं, इस सब को मिला रहे हैं बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। इस सब को मिलाएंगे एकदम, देखिए कैसे बनेगा, अब मेरा जूस बनते जाएगा, ध्यान से देखना है। इसके अंदर सॉल्ट को भी डालेंगे, ये जो सॉल्ट है इसको भी डाल रहे हैं। ये जो मेरा सॉल्ट है ना, हम इसको भी डालने जा रहे हैं। ये सॉल्ट जो है देखिए, इसको भी डालने जा रहे हैं, इस सॉल्ट को डालने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इस नींबू को भी इसके अंदर डालने जा रहे हैं, ये नींबू वाले रस को भी इसके अंदर डालने जा रहे हैं। क्या बात है, देखिए तो इस वाटर में 2-2 चीजें डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? 2-2 चीजें डालने जा रहे हैं। अब इससे जो तैयार होगा मेरा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के लिए हम यहां पर थोड़ा सा फिगर बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस फिगर को हम लोग यहां ला रहे हैं, इस फिगर को हम लोग यहां ला रहे हैं, थोड़ा समझना है इस बात को। चलिए देखिए, ये देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको ध्यान से देखने वाली बात है। यहां एक मिस्ट्री छिपी होगी जिसको हम बताएंगे, क्योंकि मेरा मोटो है मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, तो यहां भी एक मिस्ट्री है जिसको भी हम सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ध्यान देने वाली बात है, समझने की जरूरत है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अब नमक को डालना है। ऐसी को बताइए, आपके घर में एक सोफा है, उस पर जो है सो ऑलरेडी पहले से 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। छठा कोई आया और कहेंगे कि अंकल आप भी जाके उस पर बैठ जाओ, क्या जगह है? जगह है वहां? वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं, उसमें जगह है ही नहीं। तो क्या करना होगा, अगर किसी प्लेस पर किसी दूसरी चीज को हम रखना चाहते हैं तो वहां हमें जगह चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यही मिस्ट्री छिपी हुई है। ये वाटर मॉलिक्यूल है और जो आपका ये वाटर है ये लिक्विड है। क्या है बच्चों? ये लिक्विड है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लिक्विड है। अब ये वाटर जो लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ये जितने भी चीजें दिखाई दे रही है, येलो वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख रहे हैं, सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखिए तो इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में यहां जगह खाली है, यहां भी 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 जगह खाली है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो जगह होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। मतलब पानी रूपी सोफा पर जगह है तो नमक भैया आके बैठ जाएंगे, नींबू भैया भी आकर के बैठ जाएंगे। देखिए दोनों भाइयों को बैठा रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए नमक वाले भैया को बैठा दे, भैया यार नमक वाले भैया चल बैठ जा तू यहां पर। अब देखिए इस स्पेस में नमक वाले भैया आ गए, ये नमक वाले भैया, ये देखिए नमक वाले भैया, 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 अभी भी स्पेस है। अब क्या करेंगे? नींबू का जो जूस है तो चलिए जूस वाले भैया को भी बिठाते हैं, जगह है अभी भी। तो अब देखिए जो नींबू का जूस है, लेमन जूस जो है, उसको भी जाके बिठा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब देखिए नींबू वाला भैया भी मेरा जाके बैठने जा रहा है वहां पर, तो नींबू वाला भैया को आप देखिए बिठा रहे हैं। चलिए भैया नींबू वाले भैया, नींबू वाले भैया, नींबू वाले भैया बैठ जाइए बीच में आकर के भैया। सारे चीज मिल गए, क्लियर हो गया। दैट मीन्स जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे जिस सॉल्वेंट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो, ताकि सॉल्यूट वहां जाकर के जगह ले सके। और जब जगह ले लिया तो हमने कह दिया कि वो उसमें डिसॉल्व हो गया, घुलनशील हो गया। क्लियर है बातें? कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो इसमें दो चीजें आपने डाली है क्या क्या? ध्यान देने वाली बात है। एक सॉल्ट डाला है NaCl का, दूसरा क्या डाला है? ये लेमन का जूस डाल दिया है आपने, दो चीजें डाली है। बातें समझ में आ रही है? और ये जो भैया किस में डाले हैं आप? पानी में डाले हैं। तो आपका जो ये सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन का हम लोग नाम देंगे लेमन सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहां भी एक मिस्ट्री छिपी हुई है, सर पानी किधर गया आपका? क्या बात है, अरे मेरे बंधु पानी भी है लेकिन पानी सॉल्वेंट है। तो याद रखने वाली बात, एक मिस्ट्री यहां भी, कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम जो होता है उसके सॉल्यूट के नाम पर रखा जाएगा, सॉल्वेंट के नाम पर नहीं रखा जाएगा। जैसे कि हमारी सामाजिक प्रथा भी है कि मान लीजिए मिश्रा जी के परिवार में अगर कोई बेटा पैदा हो जाता है तो उसमें भी टाइटल में लगता है मिश्रा। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। उसी तरह से दैट मीन्स कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम जो है एक टाइटल हो गया। टाइटल क्या हो गया उसका? सॉल्यूट। जो सॉल्यूट का नाम होगा वही उसका टाइटल होगा। बच्चों तो बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसी चीज को यहां मैंने बताया है आपके लिए, और अभी रिफ्रेश हो जाएगा और मजा भी आपको अब आना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि देखिए ये NaCl है, मतलब ये सोडियम क्लोराइड है। हमें समझ में आ रही बातें? सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को मैंने सर्किल सर्किल करके रिप्रेजेंट कर दिया है। और अभी कुछ देर पहले बताया था जो वाटर था, वाटर आपका सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थे, और उसी बीच में सॉल्यूट पार्टिकल जाकर के क्या हुआ? बैठा। तो सॉल्यूशन के लिए ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो। और देखिए जैसे ही नमक को, मैंने इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट लिया है, पीछे मैंने 3 कंपोनेंट बताया था। लेमन जूस था, सॉल्ट था आपका, और वाटर था, पानी था। यहां मैंने 2 ही कंपोनेंट आपको बताया है। मतलब कि सॉल्ट को, मतलब जो नमक है उसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया है। अब देखिए क्या होता है, तो यहां पर जो है इस सॉल्यूशन का नाम देखिए, क्योंकि सॉल्यूट कौन है यहां पर? ये सॉल्यूट कौन है आपका? ये सॉल्यूट है आपका NaCl, इसलिए सॉल्यूशन का नाम हो गया NaCl सॉल्यूशन। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों कि द नेम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेम ऑफ ए सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ सॉल्यूट। किसके नाम पर रखेंगे? नेम ऑफ सॉल्यूट के नाम पर रखेंगे। किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम होगा सॉल्यूट के नाम पर रखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन उठता है, सर ठीक है
ये NaCl सॉल्यूशन कहीं पर अगर लिख देते हैं हम लोग, मान लीजिए एक छोटी सी बात बता रहे हैं, यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां ध्यान देंगे हम लोग, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, समझिए। अगर हम यहां पर लिखते हैं H2SO4 सॉल्यूशन, ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कुछ सूचनाएं आपको दे रहा है। सूचनाएं क्या है? सूचना यह है कि इस सॉल्यूशन का नाम रखा गया है H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें जो H2SO4 है बच्चों, ये सॉल्यूट का काम किया। किसका काम किया? सॉल्यूट का काम किया। अब बातें उठती है कि सर फिर सॉल्वेंट के बारे में क्या कंसीडर किया जाए? एक मिस्ट्री तो यहां भी है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का नाम पता नहीं चले तो वाटर को सॉल्वेंट के रूप में मान लेना है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हर एक चीज को अपने में कहता आजा, वेलकम है तुम्हारा, मेरे में डिजॉल्व हो जा। ठीक है, लेकिन कैसा? उसमें भी लिमिट है। लिमिट क्या है बच्चों? लिमिट ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का नेचर है, उसी नेचर का सॉल्यूट होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है? ये पोलर होता है, जो कि हम आपको बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग जब हम आपको चैप्टर शुरू करेंगे उसमें बताएंगे, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो देखिए, आप लोग आ चूंकि 12th में है तो आप सभी तो केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है, और उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल को ही हम लोग डालते हैं। लेकिन वाटर को मैक्सिमम जो सॉल्यूशन बनता है उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स का ही सॉल्यूशन रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी सॉल्यूशन में यहां H2SO4 सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो उनको सॉल्यूट तो पता चल गया कि भाई ये मेरा H2SO4 जो है, ये जो भैया है, ये मेरा क्या है? सॉल्यूट है। क्लियर है ना? लेकिन इसमें सॉल्वेंट का नाम नहीं पता चले तो सॉल्वेंट किसको मानेंगे? इस सॉल्यूशन का अगर सॉल्वेंट कोई होगा तो वो सॉल्वेंट होगा वाटर। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने आज क्या सीखी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम अगर दिया रहे हमको दो इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे बच्चों, उस पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चंस के थ्रू, और आप लोग हमें जवाब देंगे कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिला है बच्चों। तो चलिए हम लोग यहां आते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम what information do you get from? चलिए इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे ताकि एकदम शाइनिंग आए, आपको मजा आ जाए आपको। हाँ बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कितना अब दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से। एकदम ऐसे ही बोलना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना है कि सर यहां प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है? चलिए, बहुत थैंक यू। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है what information do you get from the following स्टेटमेंट्स? मतलब ये जो दिए गए स्टेटमेंट्स है, इससे आपको किस तरह का इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। बच्चों एक छोटी सी बात है, स्टेटमेंट मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त करना है या प्राप्त जान रहे हैं हम लोग या जानेंगे, वो इंफॉर्मेशन की बात अगर करेंगे तो जनरली हम अभी सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में आपको दो ही इंफॉर्मेशन अभी हमको बताना है, क्या क्या? सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। हर एक स्टेटमेंट यही फाइंड आउट करना है। मोटो समझ में आ रहा है ना? मोटो ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए सॉल्यूशंस में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ये इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। क्लियर है ना? व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट में लिखा HCl सॉल्यूशन, है ना? इसमें क्वेश्चन मार्क के बाद है आइडेंटिफाई सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। आइडेंटिफाई सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी में देखिए वो क्या है। ए 10 ग्राम Cu is mixed with 20 ग्राम
AU, then identify then identify the solute as well as solvent in copper gold सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? मतलब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये आ गया तो आप क्वेश्चन आराम से बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्या करना है, जिसमें इसमें बताना है आपको, ये जो मेरा है ना इसमें बताना है, क्या बताना है बच्चों? इसमें बता देना है कि ये HCl सॉल्यूशन अगर है तो इस HCl सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है। कोई बच्चा बता सकता है इसमें से? बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बता रहे हैं कि ये HCl सॉल्यूशन में जो आपका HCl है, कि सॉल्यूशन का नाम HCl है। कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम उसके सॉल्यूट के नाम पर रखा जाता है। तो यहां पर दिया गया है HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब आपका जो HCl है ये तो सॉल्यूट हो गया। देखिए सॉल्व हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चंस में कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा है कि HCl को किस में डिसॉल्व किया गया, सॉल्वेंट तो पता ही नहीं चल रहा है। तो जब नहीं पता चले तो किसको मानते हैं? हम लोग मान लेते हैं वाटर को सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्लियर है ना? तो इसमें जो सॉल्वेंट का काम करेगा तो बच्चों आपका जो सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट आपका क्या हो गया? वाटर। एकदम इसको माइंड में पकड़ के रखना है, छोड़ना ही नहीं है। क्लियर है ना? अब दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए आप लोग, इसमें हम दिखला रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इस क्वेश्चन को पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पकड़ना है। इसमें क्या कहा जा रहा है? ए 10 ग्राम कॉपर इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम AU, देन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। ये दो चीज को करना है, ये तो बहुत आसान है। किसको किस में डाला जा रहा है? 10 ग्राम कॉपर को कहां डाल दिए हम लोग? 20 ग्राम AU में। मतलब इसको डाल रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसको डाल रहे हैं इसमें। क्लियर है ना? हम इसको डाल रहे हैं उसमें, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो है ना इसको डाल रहे हैं इसमें। देखिए मैंने व्हाइट लाइन लिया अभी, वही ना व्हाइट लाइन देखिए। 10 ग्राम कॉपर को हम कहां डाल रहे हैं? 20 ग्राम AU में। क्योंकि आप कॉपर को AU में डाल रहे हैं तो कॉपर आपके लिए सॉल्यूट का काम किया और AU आपके लिए सॉल्वेंट का काम किया। बच्चों आपका आंसर क्लियर है। यहां पर CU जो है बहुत अच्छा बता रहे हैं, जो भी बच्चा भी बोले हैं अच्छी बात है, आपने सही जवाब दिया है कि कॉपर सॉल्यूट होगा सर, और आपका जो गोल्ड है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो इसमें कॉपर जो है, कॉपर आपका सॉल्यूट हुआ, और ये जो AU है ये AU आपका सॉल्वेंट हुआ। दैट सॉल्व, दैट क्लियर्स, दैट मीन्स कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना, क्वेश्चन में ये पता करना जान चुके हैं कि सॉल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है। बच्चों आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं आपको। वो महत्वपूर्ण चीज क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आज हम आपको एक चीज और बताएंगे कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये क्या है? एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का मैटर है। मैटर के कितने स्टेट्स 9th क्लासेस में आप लोग पढ़ते होंगे। मैटर के 5 स्टेट्स पढ़े होंगे आप लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़े हैं। लेकिन हमको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर नहीं जाना है, क्योंकि उसकी लिमिट है, उसका एक कांस्टेंट वे में है, वो उसकी संख्या लिमिट में रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो होता है हमारे ब्रह्मांड में वो आपको 3 स्टेट्स में ज्यादा मिलेंगे। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होगा। क्लियर है ना? तो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इसका मतलब सॉल्यूट भी 3 तरह का होता होगा, 3 नेचर का होता होगा प्रकृति में। सॉलिड के रूप में होता होगा, लिक्विड के रूप में होता होगा, गैस के रूप में होता होगा कि नहीं होता होगा? क्लियर है? सॉल्वेंट भी उसी तरह से आपके नेचर में 3 रूप में पाए जाते होंगे। सॉलिड के रूप में पाए जाते होंगे, लिक्विड के रूप में पाए जाते होंगे, गैस के रूप में पाए जाते होंगे। बच्चों क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं फिजिकल बेसिस के आधार पर, मतलब जो भौतिक जो गुण है, जो भौतिक प्रॉपर्टीज है, जिसमें वो लोग स्टेट्स लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पर
सॉल्यूशंस के कितने भाग होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। क्लियर है? चले इस पर हम लोग, ओके, स्वस्थी है, चलें तो चलिए इसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे और इसी टॉपिक को होगा तो आप लोग एक बार फिर से देख करके भी इसको करेंगे ताकि बेहतरीन होगा। आगे का टॉपिक इसको बारे में लिख देते हैं, क्या क्या देखेंगे लोग नेक्स्ट क्लासेस में। जो पहला टॉपिक यहां पर हम बनाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, उसको ध्यान से देखेंगे। जो पहला टॉपिक होगा उस पर ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या करना है। आप जो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको भेजेंगे उसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये दो चीजें बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ solute as well as solvent। ये होगा। और नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा दूसरा में, वो हो जाएगा आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये देखना है हम लोग, क्लियर है ना? ये देखना है। सॉल्यूशन को शॉर्ट टर्म में से भी हम लोग लिखते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रो क्लासेस जो होगा ओमेगा प्रो क्लासेस में आप लोगों का जो केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री हम लोग जो चर्चा करेंगे, ये दो टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, और दूसरा टॉपिक जो होगा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहीं से आपकी रियल सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये दो टॉपिक को एनसीईआरटी से कम जरूर पढ़ के रखेंगे। सो आज भर के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।